Okay, so good morning, all of you. Good morning. Yes, am I audible? Yes, ma'am. Fine. So all have joined. I think we won't be having much attendance today. Let's see. क्या कह रहे थे? ज्वाइन कर रहे हैं आपके क्लासमेट्स? मैम कोई रिस्पांस नहीं था ऐसा कि ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। ओके, अच्छा एक मुझे बताना कि आपकी जो क्लासेस हो रही है उसमें टीचर वीडियो ऑन रखता है अपना? हम कोई कोई जैसे कभी कभी प्रशांत सर कभी कभी ऑन रखते हैं। हम्म। कल सुनील सर की ऑन थी वीडियो। अच्छा, बाकी तो किसी ने नहीं करी अभी तक। ठीक है। All right. So, day before yesterday, we was doing normalization, and normalization क्यों करते हैं? We'll be doing in today's class that what are the reasons through which we go for normalization. Plus, we continue with the same thing that we were doing day before yesterday, the types of normalization and examples on it. ठीक है? So functional dependency क्या होती है? How do we calculate the closure set of all functional dependency? And what is candidate key? How do we determine the candidate key? How we find out the candidate key and the set of super keys? ये सारे topics clear है सबको? Yes, all these topics are clear to you all? यस मैम। चलिए ठीक है. So tell me what is normalization? निखिल, roll number 69. क्या होता है normalization? Why do we go for normalization? Normalization क्या होता है? Who will tell me? Alicia, do you want to tell me what is normalization? Okay, just look at this table. ये जो table आपके screen पे दिख रही है, just look at this table and just tell me, is this a normalized table? Huh? Is it a normalized table? See, data redundancy is the main reason through which we go for normalization. नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास टेबल्स हैं, रिलेशनल टेबल्स की हम बात कर रहे हैं, एंड इन दैट वी आर स्टोरिंग अ डेटा. नाउ अगर हम कोई रूल्स नहीं बताएंगे, सी इफ वी डोंट स्पेसिफाई एनी सेट ऑफ रूल्स व्हाइल स्टोरिंग द डेटा ऑनटू द डेटाबेस, तो आपका और हमें क्या, वी आल्सो देखो, डेटाबेस डिजाइन भी एक इशू होता है. अभी एक आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द डेटाबेस डिजाइन इश्यूज इन रिलेशनल डेटाबेस. So while you design a database, there are some issues that a designer face कि कौन कौन से attribute को एक टेबल में रखे, किस attribute को दूसरे टेबल में रखे. जरा मुझे एक बात बताओ. देखो, let me give you an example कि अगर हमारे पास एक टेबल है like this course detail table, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, उसका कोर्स कोर्स आईडी है या कोर्स नंबर बोल दो इसको, ठीक है, और उसके बाद कोर्स की फीस क्या है, हर एक कोर्स की फी क्या है. लेट्स सपोज दिस ये है हमारे पास टेबल, ठीक है. अब यहाँ पर आप एक देखो, अगर हमारे पास लेट्स सपोज वी हैव 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमारे पास इस टेबल में 50 रोज होंगी. और लेट्स सपोज 45 स्टूडेंट्स आर इन द सेम कोर्स, ठीक है. अब उसका कोर्स नंबर अगर सेम कोर्स में है तो उनका कोर्स नंबर भी सेम होगा, लेट्स सपोज C1, ठीक है. और हर एक कोर्स की फीस, अगर कोर्स नंबर C1 है तो पर्टिकुलर कोर्स की फीस सेम होगी, लेट्स सपोज इसकी फीस है 1000 रुपीज, ठीक है. अब यहाँ पर देखो, जब मैं 50 लोगों बच्चों का डेटा स्टोर कर रही हूँ इस टेबल में, दैट मीन्स आई एम हैविंग 50 rows, and in that 50 rows the data which is course fee 1000 which is same data is repeating again and again. और यहाँ पर
50 रो में से अगर मैं बोलती हूँ कि 26 या 27 टाइम्स एक ही कोर्स आ रहा है, बाकी कोर्स C2 भी आ रहा है, C3 भी आ रहा है, C4 भी आ रहा है, C5 भी आ रहा है, बट C1 कोर्स जो है या कोई C2 कोर्स है, दे आर रिपीटिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर देखो, जो ये वाला जो एट्रीब्यूट है कोर्स फी, it is not a wise decision of including this course fee detail into this table, because this course fee which remains fixed for every particular course is repeating again and again. So यहाँ पर what is a wise decision behind it? We could have made one table जिसमें हम student name रखेंगे, course number रखेंगे, and one table जिसमें हम course number और course fee रखेंगे. तो यहाँ पर देखो, उसमें फिर ये course fee की सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही रो आएगी, समझ रहे हो? यहाँ पर अगर हमारे पास समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि डेटाबेस डिजाइन इशू में हमारे पास ये भी इशू आता है कि हम कौन से एट्रीब्यूट को किस टेबल का पार्ट बनाए। ये कोर्स फी को इस पर्टिकुलर स्टूडेंट डिटेल्स के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं थी। कोर्स फी और कोर्स नंबर को हम कोर्स डिटेल नाम के टेबल में स्टोर कर सकते थे, जिसमें अगर हम कोर्स डिटेल की एक टेबल बनाते हैं, let's suppose this is the name of your table, जिसके सिर्फ दो एट्रीब्यूट अगर हम रख रहे हैं, that is कोर्स नंबर क्या है और कोर्स की फी क्या है। तो यहाँ पर कोर्स नंबर C1 के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है हमारे पास, which is 1000। C2 के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, which is whatever, जो भी फीस होगी 4000, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स यू हैव ओनली वन रो। यहाँ पर कोर्स फी को स्टोर कराने का मतलब है हर पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कोर्स फी बार बार रिपीट हो रही है, तो दिस इज नॉट अ रेलेवेंट और वाइज डिसीजन। तो ऐसी टेबल्स को हमें नॉर्मलाइज करना होता है, हमें डिकम्पोज करना भी हम सीखेंगे कि हाउ डू वी डिकम्पोज। जैसे हमने स्टूडेंट नेम, कोर्स नंबर, कोर्स फी को डिकम्पोज किया ना दो टेबल्स में, वन इज स्टूडेंट नेम एंड कोर्स नंबर and one is course number and course fee. So we will learn this thing also. So first of all, in today's class, we are learning that what is the need of normalization. So first of all, we are saying that normalization is nothing, but it is a process of removing redundancy. Redundancy means duplicacy or duplicate data, through which our database will become data inconsistent. अगर हमारे database में redundancy होगी, जैसे कि ये वाला table देखो, just look at this table. यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय टेबल है जिसमें आप देख रहे हो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस दिख रहा है आपको, एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर फॉर दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी जैसे 101 और 101, रिक का डेटा इज रिपीटिंग ट्वाइस बिकॉज रिक इज बिलोंगिंग टू टू डिपार्टमेंट्स। देख रहे हो यहाँ पे। सिमिलरली ये जो 116 है, 166 एम्प्लॉय आईडी जिसकी है गैलन, इसका डेटा भी दो बार रिपीट कर रहा है बिकॉज इट इज बिलोंगिंग टू टू डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव द सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। अब इस टेबल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिनको हम बोलते हैं एनोमलीज इन डेटाबेस। Now what are the three kinds of anomalies? Just note it down. The very first anomaly जो problem आती है in a database that have duplicate data, that have redundant data, उसकी पहली anomaly को बोलते हैं insertion anomaly. Insertion anomaly क्या होती है? अब what is the meaning of insertion anomaly or insertion problem is whenever we want to store some data into a database which has redundant data, अगर हमारे को इंसर्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे, देयर इज ऑलवेज एरर कमिंग आउट व्हाइल इंसर्टिंग दो आवर सिंटैक्स इज सेम, तो उस एनोमली को, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इंसर्शन एनोमली। नाउ लेट सपोज लेट मी वांट टू इंसर्ट अ न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। अगर मेरे पास बहुत ही कम बच्चे आए यार, क्या बात है, हम सैटरडे मोस्टली बच्चे क्लास नहीं लेते। तो दिस इज नॉट गुड। और कभी कभी किसी की क्लास होती भी नहीं है क्या आपकी सैटरडे को? बहुत कम होती है, वो होती तो मना कर देते हैं बच्चे की क्लास नहीं लेंगे सैटरडे को। अच्छा, तो मुझे भी मना कर देते यार तुम लोग। अब देखो कितने कम बच्चे आए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चलो अब क्या कर सकते हैं। तो लीव कर सकते हैं अभी। और वाह क्या बात है, मैं पूरा मूड बना के बैठी हूँ। और जो बच्चे आए हैं उनका क्या, सब लोग सुन रहे हैं ना जो क्लास ज्वाइन किया है सबने? यस मैम। हाँ तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इट्स नॉट लाइक कि आप लोगों को बोरिंग लगेगा। देखो अगर हमें किसी न्यू एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है और कोई न्यू एम्प्लॉय है, अभी उसे कोई डिपार्टमेंट आईडी असाइन नहीं हुई है, ठीक है। आई कैन नॉट
यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी अभी उससे असाइन नहीं है, बट जब हमने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था, क्रिएट टेबल करी थी, उसमें हमने एम्प्लॉय आईडी पे जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पे जो कंस्ट्रेंट रखा था वो नॉट नल कंस्ट्रेंट रखा था कि उसकी वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती, ठीक है। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट रखा था। अब अगर मुझे इंसर्ट करना है एक न्यू एम्प्लॉय का डेटा, अभी उसे डिपार्टमेंट असाइन हुआ नहीं है, तो मुझे उसका डिपार्टमेंट आईडी पता नहीं है। That's because of the constraint that the employee department ID cannot be null. I cannot able to insert a new employee data. So this problem is being called insertion anomaly. Insertion anomaly क्या होती है कि because of data redundancy, ठीक है, there are some constraint which is applicable on some of the attributes, और अगर किसी particular attribute की value मुझे नहीं पता है, और अगर let's suppose इस particular example में employee department की value null नहीं हो सकती है, ठीक है। अब कोई नया एम्प्लॉय आया, उसका मुझे रिकॉर्ड स्टोर करना है, एम्प्लॉय टेबल है ये, उसका रिकॉर्ड तो मैं स्टोर कर सकती हूँ ना, बट यहाँ पे क्योंकि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस एम्प्लॉय टेबल and its particular value cannot be null, I couldn't able to store the new employee data. So this particular problem is called insertion. Now what is the meaning of update anomaly? अपडेट अनोमली क्या होती है कि लेट सपोज मेरे को ये जो रिक नाम का एम्प्लॉय है, इसका एड्रेस अपडेट करना है, ठीक है। अभी इस टेबल में तो आपके पास सिर्फ 6 या 5 ही रोज है। लेट सपोज दिस विल बी अ ह्यूज डेटाबेस दैट इज हैविंग समवेयर 700 to 800 एम्प्लॉयज, और अगर उसमें एक एम्प्लॉय का डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, बिकॉज अगर वो किसी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है, सो उस केस में अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के एड्रेस को चेंज करना है, कहीं किसी रोज में तो मैंने अपडेट कर दिया, इन सम रोज आई फॉरगॉट टू अपडेट, या कुछ रोज रह गई जिसमें एम्प्लॉय एड्रेस अपडेट नहीं हो पाया है फॉर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, तो उस केस में at different tuples at different rows you will find out the different employee address. So इस anomaly को बोलते हैं update anomaly. Update anomaly कब arise होती है? When you could not able to update a particular record into all the rows. Some rows are left for updation, ठीक है। उस केस में you will find out inconsistent data. Inconsistent data का मतलब क्या था? You will find out different data available for a same employee at different places in a table, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं update anomaly. Now what is deletion anomaly? डिलीशन अनोमली का मतलब क्या है कि लेट सपोज, अब इसी पर्टिकुलर इसका एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि लेट सपोज कोई डिपार्टमेंट खत्म हो गया है, कि जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उसकी आईडी है हमारे पास D9990, ठीक है। अब आपको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ये वाला डिलीट करना है, ठीक है। इस वाले डिपार्टमेंट को डिलीट करना है, दिस डिपार्टमेंट इज वैनिश नाउ। So I couldn't able to delete this particular department because this particular department को अगर मैं delete करती हूँ तो ये जो डेटा गैलन का डेटा है ये भी delete हो जाएगा, because all the attribute which are associated with this particular attribute in this tuple will also get deleted. So deletion anomaly में ये वाली problem arise होगी, तो इस problem को बोलते हैं हम deletion problem, deletion anomaly. So ये सारा, इसको अगर आप scroll down करोगे तो everything is written, सारे ये चीजें लिखी हुई है कि अपडेट अनोमली क्या है, इंसर्शन अनोमली क्या है, डिलीट अनोमली क्या है, जस्ट गो थ्रू विद इट। अब मुझे बताओ कि समझ में आया जो मैंने बोला है, व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी, बिकॉज ऑफ डिलीशन प्रॉब्लम, सॉरी बिकॉज ऑफ डुप्लीकेसी इन आवर टेबल, ये प्रॉब्लम्स आती है समटाइम्स। दिस क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आस्क्ड इन एग्जाम्स कि क्या मतलब है anomalies, what are anomalies in relational database। तो ये आपको एक एग्जांपल देना है, एक टेबल बनानी है, उस टेबल को एक्सप्लेन करना है with the help of all the anomalies. Is it clear to you all? बाबू साहेब, ये कौन है स्टूडेंट 629? आप तो कभी क्लास में रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। हाउ आर यू? हाँ जी, यस, क्या बात है हेमंत, क्लियर हुआ ये टॉपिक? डिलीशन अनोमलीज, वो सॉरी, अब anomalies in relational database, ये क्लियर है? आगे बढ़े।
क्लियर है? हमें हेमंत का मैसेज आया है। यस मैम। किसका मैसेज आया है? हेमंत झा का ही चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप किया उसने। अनम्यूट कर दो माइक। किसका अनम्यूट कर दूं? मैंने लॉक नहीं किया हुआ। मेरी तरफ से लॉक है क्या? उसने चैट बॉक्स में लिख दिया यस मैम क्लियर है टॉपिक। अच्छा अच्छा, वैसे मेरी तरफ से वो था माइक, मैंने वो किया हुआ था। तो अब देखो, यू यू विल बी एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ, सिद्धार्थ। चलो ठीक है। नाउ नॉर्मलाइजेशन में हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ। नाउ व्हाट इज फर्स्ट एनएफ? हाउ कैन यू से दैट अ वन टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? व्हाट आर द रूल्स फॉर इट? क्या होते हैं रूल्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के? हम्म व्हाट आर द रूल्स फॉर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? जल्दी जल्दी बता सकते हो कि याद ही नहीं है? For a relation to be in first normal form, every attribute should have atomic values, one thing. And the second thing is, it should not have multi-valued attribute. Multi-valued जैसे किसी का फोन नंबर हो गया या एड्रेस हो गया, जिनके दो एड्रेस है, या किसी के कोर्स हो गया कि जिसमें मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल किया हुआ है. So such kind of details cannot be allowed of in first normal form. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर सारे एट्रीब्यूट शुड बी एटॉमिक इन नेचर एंड दे शुड ऑल हैव सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. ठीक है, क्लियर है? अब जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा था, यहाँ पर स्टूडेंट का जो नंबर है वो दो नंबर है, मतलब मल्टी वैल्यूड हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट राम. तो दिस पर्टिकुलर टेबल इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? विल रिपीट द डेटा ऑफ राम. तो यहाँ पे देखो, राम की रोज रिपीट हो रही है and all the rows now have single valued attribute and atomic values. तो अब इस केस में यहाँ पर ये जो टेबल है ना, एक मिनट, इस केस में क्या हो रहा है? आपकी जो टेबल है इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बट यू कैन सी it is having a lot of duplicate data. टेबल बार बार, हाँ. ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है. लेट्स प्रोसीड टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म. नाउ सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? व्हाट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म? Any relation is said to be in second normal form if it is in first normal form. And second thing, अच्छा ये वाला एग्जांपल मैंने बताया था, ये वाला एग्जांपल देखो, is it in first normal form? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है ये? Yes, can you say that it is in first normal form? सिद्धार्थ, अब तो अनम्यूट कर सकते हो. Okay, you guys don't want to respond. Okay, चलो ठीक है. तो ये वाला देखो, यहाँ पर this relation is not in first normal form, as you can see कि यहाँ पर for this particular tuple it is having multi values. तो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए हम आईडी नंबर 1 की वैल्यू को रिपीट करेंगे विद कोर्स C1 एंड C2. सिमिलरली आईडी नंबर 3 की वैल्यू को रिपीट करेंगे विद कोर्स C2 एंड C3. So a relation is said to be in first normal form now, but फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करने के बाद हमारे पास यहाँ पर वी कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ डुप्लीकेट डेटा. तो उसको हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फिर से नॉर्मलाइज करना पड़ता है. नाउ सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? अ रिलेशन इज सेड टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ it is in first normal form and it should not have any partial dependency. Now what is the meaning of partial dependency? We have studied in the last class. क्या होता है partial dependency, मेहुल? partial dependency क्या होती है? मेहुल,
Do you want to, you able to answer this? अनम्यूट करो पहले तो अपने आप को तुम। अरे क्या हो गया? मैम मैम जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट होता है कैंडिडेट की पे, कैंडिडेट की पे नहीं, द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट है तो ठीक है, ये तो चलेगा। हाँ उनके उसके कैंडिडेट की के पार्ट पे हाँ, डिपेंडेंट होता है। तो उस चीज को हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। व्हेन अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की इज डिटरमाइनिंग अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये जब मैं बता दूं आपको कि प्लीज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या करना चाहते हो तो ये शॉर्ट फॉर्मूलाज लिख लो कि फॉर एनी डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा, पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए बता रही हूँ। आर यू ऑल नोटिंग इट डाउन? कोई नोट कर रहा है तो बोलूं, नहीं तो फिर आई डोंट वांट टू रिसाइड। बताओ। यस, फॉर एनी डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा, अगर पार्शियल डिपेंडेंसी का केस देखना चाहते हो तो अल्फा जो है आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, अल्फा नॉट टू बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, एंड बीटा जो है वो नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए। तो प्राइम टू नॉन प्राइम वाली सी किसी भी डिपेंडेंसी को उठा के देखो, अगर वो प्राइम टू नॉन प्राइम है तो it is not allowed in 2NF. So non-partial dependency do not say, sorry, partial dependency क्या होती है कि the prime attribute is determining a non-prime attribute. Non-prime to non-prime is allowed. Prime to prime is allowed, but prime to non-prime is not allowed. Is it clear? Is it clear? जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, इस वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे ये आपका स्टूडेंट नंबर है, कोर्स नंबर है और कोर्स फीस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिपेंडेंसी हमें गिवन है ना, दीज आर द डिपेंडेंसी विच इज गिवन टू अस। क्या डिपेंडेंसी गिवन है कि ये हमें गिवन है कि स्टूडेंट नंबर जो है और कोर्स नंबर, ये हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। स्टूडेंट नंबर और कोर्स नंबर हमारा कैंडिडेट की है। ठीक है, और ये वाली जो डिपेंडेंसी है, कोर्स नंबर टू कोर्स फीस, इट इज गिवन इन द फंक्शनल सेटअप डिपेंडेंसी जो आपको गिवन होती है। तो आप ये बताओ सबसे पहले तो, जस्ट लुक एट टू दिस टेबल, इज दिस टेबल इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? इज द टेबल इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? Yes, it is in first normal form because all the values are atomic and all the values are single valued attributes. सारे attributes की जो value है वो single valued है, तो ये हमारी first normal form में है। अब second normal form में check करने के लिए आपको देखना है कि partial dependency तो नहीं है। अब उसके लिए पहले आपने candidate की निकाली, candidate की आपने निकाली कि student number और course number together is your candidate की। Now एक relation, आप एक dependency आपको given है कि course number से course fee। Now just check out, is this dependency is your partial dependency? Batao. Is it your partial dependency? Can we say that it is a partial dependency? Bolo. Yes, we can say that it is your partial dependency. क्यों? Because यहाँ पर course number क्या है? Prime attribute, और course fee क्या है? Non-prime. तो as I said, in partial, prime to non-prime is not allowed. मतलब a part of the proper subset of the candidate key should not determine a non-prime attribute. ठीक है, तो this is your partial dependency which is not allowed. So therefore, if किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाती है ना किसी भी रिलेशन के लिए, तो पूरा रिलेशन इज सेट टू नॉट बी इन 2NF। तो ये वाला रिलेशन आपका 2NF में नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसको डिकम्पोज भी इन्होंने किया हुआ है, तो डिकम्पोजिशन का केस हम बाद में देखेंगे। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। एक आपका ये रिलेशन गिवन है फॉर रिलेशन ABCD, और ये डिपेंडेंसी गिवन है AB to C एंड BC to D। तो इसमें आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे तो कैंडिडेट की। नाउ व्हाट इज अ कैंडिडेट की फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन? AB से आपको C मिल रहा है और
BC से D मिल रहा है, तो AB के क्लोजर में आपके पास सारे आ रहे हैं, है ना। AB के क्लोजर में आपको AB तो मिल ही रहा है, B और AB से C भी मिल रहा है और BC से D मिल रहा है, तो AB इज डिटरमाइनिंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। और BC से आपको सिर्फ BCD मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर AB ही इज ओनली द कैंडिडेट की, तो C और D क्या है आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाओ, AB implies to C, is this allowed in 2NF? हाँ जी, is this allowed? विवेक कुमार, you are saying that partial dependency, एक बार और बता दो। okay, partial dependency बेटा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, I just don't know why you don't able to understand। ध्यान से सुनो, मैं बता रही हूँ इस केस में पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। हर एक डिपेंडेंसी को उठाओ, जैसे आपने ये वाली डिपेंडेंसी उठाई AB to C, अब इसमें जो ये वाला साइड है उसको बोलाते हैं हम अल्फा, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं अल्फा, जो राइट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं बीटा। अब ये है आपका अल्फा, अल्फा को देखो AB, अल्फा क्या है आपका कैंडिडेट की, ठीक है, और बीटा क्या है C माने नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम इज अलाउड, कैंडिडेट की ऑब्वियसली कैंडिडेट की का तो मतलब ही है कि वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करे, तो ये डिपेंडेंसी को आप क्या कर दोगे टिक, कि ये डिपेंडेंसी अलाउड है 2NF में। सेकंड पे आओ, BC to D, अब BC टुगेदर, आपको पता है B अकेला सबसेट है AB का, AB माने कैंडिडेट की, बट BC तो नहीं है ना, खाली B है, तो पूरा ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर खाली B लिखा होता, समझो, अगर यहाँ पर खाली B लिखा होता और लिखा होता कि B डिटरमाइंस D, तो B क्योंकि is a proper subset of AB which is a candidate key and it is determining a non-prime attribute, that means prime, B is prime and D is non-prime, तो मैंने बोला कि prime to non-prime तो अलाउड है नहीं, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। तो बट ऐसा सीन यहाँ पर तो है नहीं, ये BC है, B नहीं है, BC is not a proper subset of AB, तो ये डिपेंडेंसी भी अलाउड है। ये डिपेंडेंसी कैसी डिपेंडेंसी है, नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम, ठीक है, तो ये अलाउड है। तो ये पूरा रिलेशन इज सेट टू बी इन 2NF, एनी रिलेशन जिसके अंदर कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है जिसमें कोई प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, उसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी बुलाते हैं, विच इज नॉट अलाउड इन 2NF। विवेक, कुछ क्लियर हो रहा है आपको? कोई भी अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहा है, जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, तो आपको और हेल्प हो जाएगी समझने में। नाउ जस्ट लुक एट टू दिस एग्जाम्पल। अच्छा, थर्ड एनएफ एक बार कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एनएफ मैंने बताया था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि कोई रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड देयर शुड नॉट बी एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, फॉर एनी डिपेंडेंसी, सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा पॉइंट है कि फॉर एनी डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपकी कब नहीं होती, when there is no transitive dependency for any dependency alpha to beta, either alpha to be a super key or beta to be a prime attribute। अगर ऐसा सीन वैलिड हो रहा है सारी डिपेंडेंसी के लिए किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन में, तो आप कह सकते हो कि वो रिलेशन किस में है, योर रिलेशन इज सेट टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बट फॉर एनी डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा, if alpha is not a super key and beta is also not a prime attribute, तो उस केस में आपका वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, उस केस में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। तो इजीएस्ट वे आउट क्या है, अगर तो नॉन प्राइम टू प्राइम, नॉन प्राइम डिपेंडेंसी दिख रही है ना आपको, नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम, अल्फा भी नॉन प्राइम है और बीटा भी नॉन प्राइम है, अगर ऐसी डिपेंडेंसी दिख रही है तो वो रिलेशन जो है वो थर्ड एनएफ में नहीं है, ठीक है। तो ये अगर ये देख लो, 2NF के लिए क्या होता है, 2NF के लिए प्राइम टू नॉन प्राइम अलाउड नहीं होता। 3NF के लिए क्या होता है, नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम, मतलब कि किसी भी डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा के लिए या तो अल्फा सुपर की हो या बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है।
सुपर की का मतलब पता है आपको कि वो सारे कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज सेट टू बी सुपर की, इज सेट टू बी अ सुपर की अगर वो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो अगर या अल्फा टू बी अ प्राइम एट्रीब्यूट एंड बीटा टू ईदर बीटा टू बी अ अल्फा टू बी अ सुपर की एंड बीटा टू बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, तब तो वो रिलेशन जो है वो थर्ड एनएफ में होगा। द रिलेशन इज सेट टू बी इन इज नॉट सेट टू बी इन थर्ड एनएफ अगर वहां पे नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम वाली डिपेंडेंसी आपको दिखेगी। ठीक है, एम आई एबल टू अंडरस्टैंड यू, मेक यू अंडरस्टैंड? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर एवरी डिपेंडेंसी एक्स टू वाई। Yes, how can you say that our relation is in third normal form? Rn. How can you say our relation is in third normal form? बता सकते हो? Rn. क्या बात है यार, अभी तो इतना सारा समझाया है। Rn. Either you can say yes or no, कुछ तो बोल सकते हो। इस रिलेशन को देखो, कंसिडर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर ये set of functional dependencies are given to you. Now just tell me, is this relation is in third normal form? Just tell me. हर एक डिपेंडेंसी को उठाओ और चेक करो कि अल्फा टू बीटा में अल्फा या तो सुपर की होना चाहिए या बीटा जो है आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। और एक और चीज याद रखो, किसी भी रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेक करने के लिए द रिलेशन हैज टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो आपके इसमें प्राइम पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये करने के लिए यू मस्ट नीड टू नो व्हाट आर द प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। एंड प्राइम एंड नॉन प्राइम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कैंडिडेट की। तो सबसे पहले द फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है इसमें? इसमें सब में देखो व्हाट आर द सेट ऑफ एसेंशियल एट्रीब्यूट। यस, एसेंशियल एट्रीब्यूट कौन से है? क्योंकि you can see that all the attributes A, B, C, D, E are lying on the left hand side. तो सारे एट्रीब्यूट एक दूसरे को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो अब जब आपको ये पता नहीं चल रहा कि एसेंशियल एट्रीब्यूट कौन से होते हैं ना, तो हर एक एट्रीब्यूट को उठा के पहले आप उसका क्लोजर निकालो। तो सबसे पहले ए क्लोजर निकालो। ए क्लोजर में देखो यू आर गेटिंग ए, बी, सी, एंड बी से यू आर गेटिंग डी, एंड सी डी से यू आर गेटिंग ई, ई से यू आर गेटिंग ए। तो ए के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो ए का क्लोजर के अंदर सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं, दैट मींस ए इज योर कैंडिडेट की। अब देखो बी क्या कैंडिडेट की है? आपको पहले तो सारी कैंडिडेट की निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, सो जस्ट चेक आउट कि बी कैंडिडेट की है। बी का क्लोजर देखो कि क्या है। बी के क्लोजर में बी तो आएगा ही आएगा, और बी से डी भी आएगा। और कुछ आ रहा है? नहीं आ सकता ना और कुछ। तो सी का क्लोजर देखो। अब सी के क्लोजर में देखो यू आर गेटिंग सी एंड नथिंग एल्स यू आर गेटिंग, बिकॉज सी से आप कुछ और डिटरमाइन ही नहीं कर रहे हो। तो अब डी से भी कुछ डिटरमाइन नहीं करोगे, और ई से ए मिलेगा, ए से बी सी मिलेगा। ई के क्लोजर में देखो यू आर गेटिंग एवरीथिंग आई गेस। ई से आपको ई मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए से बी सी मिल रहा है, और बी से डी मिल रहा है, एंड सी डी से यू आर गेटिंग ई। तो यहाँ पर आपके पास सारे आ गए। तो ए आपका कैंडिडेट की है, ई आपका कैंडिडेट की है। नाउ जस्ट चेक आउट विथ सी डी। सी डी के लिए आप देखो सी डी से यू आर गेटिंग ई, E से you're getting A, and A से you're getting B. तो CD में भी सब मिल रहा है, तो और B से नहीं मिला
सी से नहीं मिला तो बीसी से चेकआउट करो कि क्या बीसी से आपको मिलेगा। तो सारी प्रोबेबिलिटीज चेक करनी होती है, समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत क्विक होना चाहिए आपका। तो बीसी से देखो यू आर गेटिंग बीसी एंड बी से यू आर गेटिंग डी, डी CD से यू गेटिंग E एंड E से यू गेटिंग A। तो BC से भी सब मिल रहा है। तो आपने सारी प्रोबेबिलिटीज चेक कर ली है। देखो AC चेक कर लो, AC से कुछ मिलेगा नहीं। A भी आप चेक कर लो, AB से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके आपको सारे चेक करने के बाद यू कम आउट विद दीज आर द कैंडिडेट की A, E, CD एंड BC। ठीक है, तो ये कैंडिडेट की हो गई। तो यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट आपके प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो सारे एट्रीब्यूट जब आपके प्राइम एट्रीब्यूट है, अच्छा ओके, एक मिनट रुको, जब मुझे एक सेकंड दो, आई हैव टू स्टार्ट वन MCQ। अब यहाँ पे वो जो मैं एग्जांपल करा रही थी आपको, उसमें यू हैव सीन दैट ऑल द एट्रीब्यूट्स आर योर प्राइम एट्रीब्यूट। तो देखो जब सारे ही प्राइम है तो नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम वाली डिपेंडेंसी होगी ही नहीं, है ना? और पार्शियल में भी आपका प्राइम टू नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए। तो जब आपका कोई नॉन प्राइम है ही नहीं, तो ना उसके अंदर पार्शियल है, ना उसके अंदर आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो रिलेशन इज सेट टू बी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो हर एक डिपेंडेंसी को उठा उठा के आप चेक करोगे कि उसमें अल्फा टू बीटा में अल्फा आपका सुपर की होना चाहिए और बीटा आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन सारी डिपेंडेंसी के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, सो ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है सबको? कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, अटेंडेंस भेज दिया आपने मेहुल मुझे? आई थिंक यू हैव सेंड। चलो ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद BCNF और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम एग्जांपल्स करेंगे नॉर्मलाइजेशन के, एंड देन we'll go for decomposition. Okay, so I'm leaving the class now.